Is it audible? Okay. So today we are going to start with the permutations and combinations. So पहले हम लोग थोड़े basics समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, then after permutation and combination किसे कहते हैं. Then after we will solve some questions based on that one. Okay. So चैप्टर का नाम से लिख लीजिए, permutation and combination. So first of all, you have to understand with the word factorial. I hope कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत जगह पे ये यूज किया होगा एंड आप सभी को फैक्टोरियल का मतलब पता होगा. इन जनरल फैक्टोरियल को हम लोग इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं. सो दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल n. ओके, फैक्टोरियल n का कैलकुलेशन करना है तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा. 1 into 2 into 3 अप टू मुझे n तक मल्टीपल करने होंगे. दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल n. प्रोनाउंस करेंगे हम लोग इसे फैक्टोरियल n से. So can you let me know what is the value of factorial 0 if already you know about this one? कुशल बोलिए. या फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और इस डिफिनेशन के थ्रू नहीं, ये समथिंग डिफरेंट है जो हमने फैक्टोरियल 0 की वैल्यूज 1 मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंड करते हैं. लिंक आपको नहीं मिला. शायद सेंड नहीं हुआ है. ओके, अब मिल गया होगा. चलो, अब तो ज्वाइन भी कर चुके हो. ठीक है. सो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है. अगर मैं सिंपली पूछूं फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 इट मींस सर 1 into 2 करना है, ये वैल्यू 2 होगी. मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 ये सब यूज में आते हैं. सो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 that will give the value 120. आई थिंक कि आप सबको ये सब चीजें आता होगा. क्लियर है? Yes. Now let's understand the meaning of and or. हम लोग कुछ वर्ड यूज किया करते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में. कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ रहता है और हम लोग उसके बीच में लिखा हुआ रहता है एंड, या फिर एक वर्ड यूज किया हुआ रहता है और. ये दोनों क्या इम्प्लीकेशन देते हैं, क्या मतलब रखते हैं, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे पहले. सो लेट्स से देयर आर 3 स्टेशंस. There are 3 stations. Station first one is A, second one is B and third one is station C. स्टेशन A से स्टेशन B की तरफ जाने का there are total 3 ways. And स्टेशन B से स्टेशन C की तरफ मुझे जाना है then there are let's say 2 ways. And there is another ways to go from A to C directly. There are another ways also to go from A to C directly. There are 2 ways to go from A to C directly without going to station B. अब इसी में आपको पूरी चीजें समझ में आएगी कि सर इसमें A to B के लिए कितने वेज होंगे, B to C के लिए कितने होंगे, A to C के लिए कितने वेज होंगे, इन सभी की अंडरस्टैंडिंग करेंगे. So let's say I am asking you how many ways are there to reach from A to B. कितने वेज आपको डायग्राम से दिख रहे हैं जो मुझे A से B की तरफ मूव करने में हेल्प करेगा. So 1, 2, 3. There are 3 ways by using we can reach to the station B. Now let me know how many ways are there to reach to the location from B to C. सर B से C पहुंचने के लिए टोटल 2 ways है. मैंने यहाँ पर 2 ways लिखा है. अब मैंने लिखा कि now let's say we are choosing some path to reach to the location C from the point A. लोकेशन A से मुझे C की तरफ जाना है, तो लोकेशन A से C की तरफ जाना है, देन हमारे पास 2 कंडीशंस निकल कर आ रहे हैं. ओके, 2 कंडीशंस कौन कौन से हैं उन चीजों को हम लोग यहाँ पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. ये सर मेरे पास है मैं A to B का पाथ चूज करूं एंड अगर मैं B पे गया हूं, C पे मुझे पहुंचना है, तो फिर मुझे B से C की तरफ भी जाना पड़ेगा. और इस पाथ के अलावा और हम लोग डायरेक्टली A से C की तरफ भी मूव कर सकते हैं एज पर द डायग्राम.
सो अगर मैं ए टू बी के लिए मूव करता हूं तो ए टू बी के लिए मूव करने के लिए 3 वेज हैं एंड बी टू सी के लिए मूव करने के लिए 2 वेज हैं. सो ये जो एंड का इम्प्लीकेशन है दैट विल गिव द मल्टीप्लीकेशन. ओके, 3 into 2 is equal to 6 ways is there. ध्यान में रखिएगा एंड का मतलब होता है कि जो भी कंडीशंस हैं ऑल कंडीशंस एक साथ अप्लाई हो रहे हैं. जैसे 2 कंडीशंस यहाँ पर हैं तो मैं बोलूंगा कि बोथ कंडीशंस आर अप्लाइंग हियर. ओके, ए टू सी. अब अगर मैं ए टू सी की मैं बात करूं तो ए टू सी के लिए हमारे पास कितने वेज हैं जो डायरेक्ट के टर्म्स में लेकर जाएंगे. डायरेक्ट ए टू सी के लिए कितने ले जाएंगे? तो डायरेक्टली ए टू सी के लिए सर देयर आर टोटल 2 वेज. सो ए टू सी के लिए बाय यूजिंग आइदर दिस और दिस. आइदर वर्ड यूज जो होता है वो और के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा. आइदर मैं ए टू बी, बी टू सी जा रहा हूं या फिर मैं ए टू सी डायरेक्ट जा रहा हूं, आइदर हो रहा है. तो ए टू सी के लिए कंबाइंड टोटल कितने हो जाएंगे? सर टोटल अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा कि फर्स्ट वाले 6 वेज और इट मींस हम लोग प्लस का सिंबल यूज करेंगे. प्लस का सिंबल यूज करेंगे. बोथ इट मींस एंड में इट मींस हम लोग मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करेंगे. सो देयर इज मल्टीप्लीकेशन. सो 6 plus 2 वी विल से देयर आर टोटल 8 वेज. क्लियर हुआ? So now there are some fundamental principle of counting जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसी को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेंगे. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इट मींस जनरली हम लोग बोलते हैं ऐसा कि हम लोग फिंगर पे काउंट करते हैं या फिर हम लोग बॉक्स बनाकर काउंट करते हैं, उसे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं. इसमें 2 प्रिंसिपल हैं. फर्स्ट वन इज फॉर मल्टीप्लीकेशन. अभी हमने ऊपर देखा कि मल्टीप्लीकेशन हम कब किया करते हैं? जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं? जब हमारे पास एंड का स्टेटमेंट हो. एंड का स्टेटमेंट मतलब जितने भी हैं सभी कंडीशंस इंक्लूसिव हैं, सभी कंडीशंस इंक्लूसिव हैं. तो हम लोग यहाँ पर अगर 2 कंडीशंस की मैं बात करूं तो बोथ की मैं बात करूंगा. एंड रहेंगे तो बोथ कंडीशंस इंक्लूडेड रहेंगे. लेट्स से फर्स्ट वर्क को करने के लिए लेट्स से m वेज है एंड देयर आर सेकेंड वर्क एंड उसे सेकेंड वर्क को करने के लिए लेट्स से देयर आर n वेज. सो मल्टीप्लीकेशन अगर मैं बोलूं कि दोनों ही वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने वेज होंगे तो हम लोग बोलेंगे m इंटू एन वेज. तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे वेज पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा सर देयर आर टोटल n वेज बोथ वर्क के लिए. बोथ का मीनिंग समझ में आ गया. अब हम लोग एडिशन देखते हैं. जब भी एडिशन की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं सर यहाँ पर और की बात हो रही. और का मतलब इधर होगा, आइदर वर्क ए और आइदर वर्क बी. सो लेट्स से देयर इज अ वर्क 1 एंड इस वर्क को कंप्लीट करने के m वेज हैं एंड देयर इज अ वर्क 2 एंड इसे वर्क कंप्लीट करने के टोटल n वेज है. सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू कंप्लीट आइदर ऑफ वर्क? आइदर ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के टोटल कितने वेज होंगे? एनीवन? बोलिए. m प्लस n वेज. तो जब भी और की सिंबल होती है तो हमने बोला था प्लस लगाना है एंड ऐड का रहेगा तो सर मल्टीप्लीकेशन लगाना है. यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लग रहा है और के लिए प्लस हो रहा है. सो m प्लस n वेज हम इस तरह की चीजें करेंगे. नाउ अब थोड़ी सी चीजें हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को देखते हैं. अभी मैं इसका नाम वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रहा हूँ. बाद में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक्चुअली क्या मीनिंग रखता है. फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर NPR. ओके, तो NPR का जो कैलकुलेशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. जब भी कहीं पे कैलकुलेशन NPR टाइप का हो तो आपको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r करना है. ध्यान में रखना है कि ये जो n है एंड r है ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहे हैं.
ओके, एन एंड आर जो है इंटीजर्स हैं। आप बोल सकते हो कि एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड बोथ आर दिस इंटीजर्स, बोथ आर दिस इंटीजर्स। नाउ कि सर कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एन पी 0 की वैल्यू कितनी होगी, np0 कैलकुलेट करना है। सो फैक्टोरियल n इज देयर, फैक्टोरियल n माइनस आर, आर की वैल्यूज यहाँ पे 0 है, n माइनस 0 इट इज n ओनली, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इट विल गिव द वैल्यू 1। ओके, लेट्स कैलकुलेट कि सर np n की वैल्यू कितनी होगी, np n की वैल्यू कितनी होगी। सो फैक्टोरियल n इज देयर, n माइनस n दैट इज 0, सो 0 फैक्टोरियल इज देयर, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, सो दिस विल गिव द वैल्यू n फैक्टोरियल। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट कि सर 3p2 की वैल्यू कितनी होगी। सो वी विल राइट देयर इज फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 minus 2 that is 1, so we will write 1 factorial, 3 factorial की वैल्यू 6 and 1 factorial की वैल्यू 1, so this is 6। so let's calculate 10p2, can you let me know the value of 10p2, कैलकुलेट करके बताओ। 90, वेरी गुड। सो सर दिस इज 10 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 फैक्टोरियल होगा। आपको ध्यान में रखना है, इससे एक एक नंबर डिक्रीज करना है। सो 10 इंटू 9 इंटू आपको 8 फैक्टोरियल लिख लेना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल दिख रहा है, यहाँ से नंबर मल्टीपल होते हुए 1 तक जाने वाले थे, तो 1 से 8 तक के मल्टीप्लीकेशन को 8 फैक्टोरियल लिखा है, डिवाइडेड बाई 8 factorial, so these two will get cancel out and 10 into 9 it will give the value 90। okay, तो आई होप कि ये एनपीआर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग एनसीआर के लिए देखने वाले हैं। एनसीआर की वैल्यू जो होती है वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर के इक्वल होती है। ओके, सो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं कि n और r जो भी टर्म्स हैं वो सबके सब इंटीजर होनी चाहिए, n की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, r की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आप n ग्रेटर देन 0 है, इंटीजर वैल्यू है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि n की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। n is greater than equal to 1, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग सम वैल्यूज। nc0 कैलकुलेट करते हैं। nc0, सो फैक्टोरियल n is there, factorial 0 is there, n minus 0 that is factorial n is there, factorial n cancel, 0 factorial is 1, so it will give the value 1। now let's calculate ncn, ncn calculate करना है, so factorial n is there, factorial n is there, n minus n 0, so factorial 0 is there, so this is also giving the value 1। now if I will talk about nc1, so factorial n upon factorial 1 into factorial n minus 1, so this will give the value n only, n minus 1 तक कैंसिल आउट हो जाएगा तो न्यूमरेटर में n बचेगा। अगर मुझे nc2 की वैल्यूज निकालनी है देन वी विल चेक n into n minus 1 divided by 2 will be there, कैलकुलेशन करोगे आपको ऐसी क्वांटिटी मिलेगी। so just let me know what will be the value of 10c3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करके बताओ। okay, 120, so factorial 10 factorial 3 factorial 7, 7 तक कैंसिल आउट हो जाएगा, so 8 into 9 into 10 divided by factorial 3, factorial 3 is 2 into 3, so 2 4s are 8, 3 3s are 9, 4 3s are 12 into 10, it will give the value 120। now the relation between permutation and combination, npr and ncr में इनमें हम relation देख लेते हैं। so relation between npr and ncr, कैन यू लेट मी नो कि इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन हो सकती है, एनपीआर या एनसीआर, बड़ी क्वांटिटी कौन हो सकती है।
NPR बड़ी होगी डेफिनेटली, क्योंकि सर अगर मैं फार्मूले को ऑब्जर्व करूं तो देखो NPR का जो फार्मूला है उसमें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर जो है वो NPR बनेगा। तो मैं NPR की वैल्यू फैक्टोरियल r इंटू NCR लिख सकता हूँ। अरे वाह, गाना याद आ गया। हाँ? ठीक है। सो एनसीआर में अगर मैं फैक्टोरियल आर से मल्टीपल कर देता हूं तो मुझे NPR ये क्वांटिटी मिल जाएगी। सम टाइम हो सकता है अगर मैं एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो हो सकता है कि डायरेक्टली ऐसे ऑप्शंस में दिख सकते हैं, रेयरली रेयरली ऐसी चीजें होंगी, लेकिन हो सकता है, हम कभी मना नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द परमुटेशन। अब वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। जब भी परमुटेशंस की बात करते हैं तो हम लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं। परमुटेशन का सिंपल मीनिंग होगा कि हम लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब सर अरेंजमेंट जो है वो किसका हो सकता है? अरेंजमेंट जो है वो किसका हो सकता है? तो सर हो सकते हैं कि मुझे बोला जाए सम लेटर्स दिए हुए हैं उनसे वर्ड बनाने के लिए, इट मीन लेटर का अरेंजमेंट हो सकता है मेरे पास कुछ नंबर्स दिए गए हों, उन नंबर्स से मुझे एक बड़ा नंबर्स बनाने के लिए दिया जाए। जैसे 0 to 9 तक के नंबर्स हैं, उनसे हमें 1000 या उससे बड़े नंबर्स बनाने के लिए बोला जाए, तो नंबर्स की बात हो सकती है। या फिर हो सकता है वहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, जिन ऑब्जेक्ट्स को मुझे अरेंज करने की बात की जाए। जब भी ऐसे अरेंजमेंट की बात होगी तो हम लोग बोलेंगे कि सर परमुटेशंस का यूज होने वाला है उसमें। ओके, अब ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। फर्स्ट वन कि हम लोग बोलेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, देयर कैन बी लीनियर अरेंजमेंट। अब ये जो लीनियर अरेंजमेंट है वो दिखेगा कैसा? लेट्स से मैं कुछ यहाँ पर बॉक्स की तरीके से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हो सकते हैं लेटर्स हो सकते हैं नंबर्स हो, और ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट इन जनरल हम लोग जो वर्क करते हैं वो लेटर्स के साथ वर्क करते हैं या फिर हम लोग नंबर्स के साथ वर्क करते हैं। इसमें हमें लीनियर अरेंजमेंट के केस बनेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे हम लोग। सर्कुलर अरेंजमेंट का जो केस होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का केस होता है, वो दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं? एक चीज समझिएगा पहले कि सर लीनियर अरेंजमेंट में अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से मूव करता हूँ तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो होगा, एक तो ऐसा होगा कि एक राउंड टेबल रखा हुआ है और इसके साइड में कुछ टेबल्स रखे हुए हैं, चेयर्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर हम पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज हो सकती है कि सर कुछ हमारे पास बीड्स दिए हुए हैं। बीड्स क्या होता है? नेकलेस बनाने के यूज में आता है, जिसको मोती बोलते हैं। इन मोतियों के हेल्प से मुझे एक नेकलेस प्रिपेयर करना है, तो दो केसेस होंगे इसमें। सो फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट द नेकलेस प्रॉब्लम। ओके, नेकलेस ऑफ बीड, नेकलेस ऑफ बिट्स। और सेकेंड वन जो इसमें हम लोग बोलेंगे नेकलेस ऑफ बिट्स में, आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक माला है। इस माले को जस्ट मैं रोटेट कर दूं, जो पोजीशन यहाँ पे ये दोनों हैं वो पोजीशन अब इस साइड में आ जाएंगे जहां पे मैंने एरो लगाया, और बाकी सारे उसी तरीके से अरेंज्ड है। क्या आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखेगा? इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखेगा? नो, देयर विल बी नो एनी डिफरेंस इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेकलेस। बट अगर मैं चेयर अरेंजमेंट की मैं बात करूं कि एक पर्सन सर यहाँ पर है, एक बी है, सी है और डी है। अब मैंने दूसरे सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनाया, एक पर्सन ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है एंड डी। इन दोनों में डिफरेंस हो जाएंगे। डिफरेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट का प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि ए के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ए के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। तो ये चीजें डिफरेंस आती है। नेकलेस कौन है भाई ये? इधर म्यूट कर लो अपना।
नेकलेस ऑफ बीड्स। ओके, अब इसमें हम लोग बात कर लेंगे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट की तो चेयर्स होंगे, चेयर्स के राउंड टेबल होंगे, राउंड टेबल के अराउंड हम लोग सम पर्सन्स को चेयर प्रोवाइड कर रखे होंगे जिसके ऊपर पर्सन सीट करेंगे। नेकलेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जस्ट बीड्स हैं, उनसे हमें कनेक्ट किया हुआ है। तो इन सब के लिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एंड देखेंगे कि किस टाइप के फंडामेंटल इसमें वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग यहाँ पर लेट्स से कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो ये जो वैल्यूज हैं सिंपली हम लोग बोलेंगे कि सर देयर आर टोटल n ऑब्जेक्ट्स एंड उन ऑब्जेक्ट्स में से मैं सभी ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं। सो एन पी एन, इसको अरेंज करना है, अरेंजमेंट है इसलिए मैं परमुटेशंस की बात करूंगा और यहाँ पर एन पी एन लिखेंगे। एन पी एन की वैल्यूज की मैं बात करूं तो एन पी एन की जो वैल्यूज होती है वो फैक्टोरियल एन के इक्वल होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़े थोड़े थ्योरी पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, हाउ मेनी 4 letters word can be formed using the letters of MION। देखो यहाँ पर जो लेटर्स हैं देयर आर 4 लेटर्स एंड ये 4 लेटर्स जो हैं वो सबके सब डिफरेंट है ना। MION, ऑल दीज आर डिफरेंट वन। हमें बोला गया कि 4 लेटर्स के वर्ड ही फॉर्म करने हैं, तो 4 लेटर्स के वर्ड फॉर्म करने हैं, इट मींस मुझे सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है, ऑल एट ए टाइम सिलेक्ट करना है। तो हम लोग बोलेंगे देयर विल बी फैक्टोरियल n। सो सिंपल आंसर विल बी फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 की इक्वल होगी। क्लियर हुआ ये? यस। इसी तरीके से आप सिंपल क्वेश्चंस और भी ले सकते हो। हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड, हाउ मेनी 5 लेटर्स word can be formed using, एक मिनट होल्ड करना। How many 5 letter word can be formed using the letters of word A B C D E? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 है, सभी के सभी डिफरेंट है, 5 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है। तो आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर इसमें क्या आंसर है। फैक्टोरियल 5 विल बी द आंसर एंड फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 120। ओके, सो आंसर विल बी फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 के इक्वल है। नाउ अब यहाँ पर केस जो है, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो दोनों ही क्वेश्चंस आपको मैंने लेटर से करवाए हैं, जहां पर कहीं पे भी रिपीटेशंस नहीं है। जो भी लेटर्स इसमें देख रहे हैं ABCDE या फिर MION, वो सबके सब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोग कुछ रिपीटेड वाले भी देखेंगे, हम लोग नंबर्स पे भी वर्क करेंगे।
So let's take some case of repetition कि जिसमें कुछ repeated के केस होंगे और उसमें हमें क्या fundamental यूज करना है. So write down case of repetition. Case of repetition. Okay. So question is, how many different words can be formed by using all the letters of elephant. बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है. एलिफेंट से टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये देखना रहेगा इसमें कि टोटल लेटर्स कितने हैं. तो टोटल लेटर्स का काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. देयर आर टोटल 8 लेटर्स. आउट ऑफ दीज 8 लेटर्स इज देयर एनी लेटर दैट इज रिपीटेड? सर ई जो है वो 2 टाइम्स मुझे दिख रहा है. तो ये जो आंसर्स मुझे लिखना पड़ेगा वो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा. और वो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट 8 लेटर से टोटल फैक्टोरियल 8 बनने वाले हैं. और ये जो ई है ना वो जहां कहीं भी होगा वो सेम वर्ड बना देगा. और हमें क्या चाहिए? डिफरेंट वर्ड्स. तो मुझे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करने पड़ेंगे एंड दैट दिस विल गिव द आंसर. ओके. तो हमेशा रिपीटेशंस वाले केस में अपने को ध्यान में रखना है. और इसी के साथ अपना जो लीनियर अरेंजमेंट का है एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है. उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. लेट्स से देयर आर m plus n plus p objects. There are total this number of objects. Okay, this is of first kind, this is of second kind, and this is of third kind. मतलब ये समझ लो कि समथिंग वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, और ये समथिंग ट्वाइस है. तो फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड, एंड इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो इसके लिए जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे वो अरेंजमेंट का काउंट कितना होगा. लीनियर अरेंजमेंट पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल. m n p है, सभी सिमिलर काइंड है. जैसे मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, m n p से डिवाइड करेंगे. अब देखो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं. लेट्स से हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है a b c d e. इतने लेटर्स के यूज करके मुझे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स कितने बन सकते हैं. तो सबसे पहले मैं लेटर्स को काउंट करूंगा कि वो लेटर्स कितने हैं. सर 3 एंड 2. देयर आर टोटल 8 लेटर्स. सो फैक्टोरियल 8 लिखूंगा. सिमिलर काइंड वाले कितने हैं? तो ए को ऑब्जर्व किया, ए इज 3 टाइम. बी को ऑब्जर्व किया, बी इज 2 टाइम. एंड बाकी सब जो है वो डिफरेंट है, एक एक टाइम ही है. सो हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल गिव द आंसर. ओके. अब इसमें केस हम लोग डिफरेंट और भी लेंगे. यहाँ पर तो मैंने सभी ऑब्जेक्ट लिया है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड टाइप. अब मैं इन तीनों ही क्वांटिटी को इक्वल कर लूं तो क्या इफेक्ट आएगा. अगर मैं इन तीनों ही क्वांटिटी को इक्वल कर लूं तो क्या इफेक्ट आएगा. जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी. ऐसे वाले केस में कितने आएंगे. तो सर टोटल नंबर्स कितने हैं? 9. तो मैं यहाँ पर 9 फैक्टोरियल लिख लूं. 9 फैक्टोरियल लिखने के बाद अगर मैं इस नंबर्स को देखूं तो 3 फैक्टोरियल होगा, इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल होंगे, एंड इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल्स होंगे. दिस विल गिव द आंसर अगेन. अब इसमें भी थोड़ी सी ट्विस्ट है कि अगर सभी नंबर्स सेम ही है, सभी लेटर सेम है, ए, लेकिन उनको 3 के ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया है. सभी लेटर सेम है लेकिन मुझे उन 9 लेटर्स में कुछ 3 के कॉम्बिनेशंस में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है. या फिर आप 3 ना रखकर 4 कर लो तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी. लेट्स से ए ए ए ए.
फिर से ए ए ए ए, फिर से यहाँ पर ए ए ए ए है। ओके, तो ऐसा लिखने के बाद अब मैं आपसे वेज पूछूं तो ये वेज कितना निकल कर आएगा? तो सबसे पहले तो सर टोटल लेटर्स काउंट कर लीजिए। देयर आर टोटल 12 लेटर्स, सो फैक्टोरियल 12। ये वन काइंड का है, दैट इज फैक्टोरियल 4। ये भी फैक्टोरियल 4 एंड ये भी फैक्टोरियल 4। इज देयर एनी मोर टर्म दैट हैज टू बी रिटन हियर? यहाँ पर कोई और भी टर्म है जो मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी? एक्स्ट्रा फैक्टोरियल 4 लिखूं? यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टोरियल 4 लिखूं? यस, क्यों आया है ये प्रथमेश? आपने आंसर दिया है, तो ये क्यों आया है एक्स्ट्रा? और वो ए ग्रुप में वो भी अपने आप में अरेंज हो सकते तो उसके लिए तो आपने फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड किया, वो क्यों किया फिर? हैं। बोलिए। अब ऐसा क्यों नहीं सोचे कि सर ये सबके सब सेम हैं, तो मैं इसको पहले रखूं और इसको बाद में रखूं, इन तीनों को किसी भी पोजीशन पे रखूं, तब पर भी ये लुक लाइक बन जाएंगे। जब ये लुक लाइक बन रहे हैं तो कितने ऑब्जेक्ट के लुक लाइक बन रहे हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स के ना। तो 3 ऑब्जेक्ट्स के लुक लाइक बन रहे हैं, तो मुझे कैसे लिखने चाहिए? फैक्टोरियल 3 लिखनी चाहिए। अब समझ में आया? यस। ओके, सो यहाँ तक बेसिक फंडामेंटल थे जो हमने दिखा है। अभी तक हमने नंबर्स वाले क्वेश्चंस नहीं किए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द केस ऑफ रिपीटेशंस विथ नंबर्स, नॉट रिपीटेशंस विद द नंबर्स। ओके, सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू ही समझते चले जाएंगे अपन। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, how many 4 digits number can be formed using the digits? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ओके, जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, फिर धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। तो जब भी ऐसे डिजिट्स वाले प्रॉब्लम आए ना, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करो, तो वो सबसे बेटर रहेगा। आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है, क्योंकि नंबर्स हमेशा लिनियर अरेंजमेंट में बनते हैं। सो मैंने बॉक्स बना लिया है यहाँ पर, और ये जो बॉक्स बने हैं वो 4 होने चाहिए। 4 बॉक्सेस शुड बी देयर। सो बन गए बॉक्सेस 4। नाउ अगर मैं 4 डिजिट्स के नंबर्स को फॉर्म करने की मैं बात करूं, और उनमें से मुझे यहाँ से नंबर को चूज करना है, सो हाउ मेनी वेज विल बी देयर टू फिल दिस बॉक्स? There are 5 numbers and any one of these numbers can be here. So there are 5 ways. एक नंबर ऑलरेडी फिल हो चुका है, so now there are 4 ways. Similarly there are 3 ways and there are 2 ways. So we will say multiplication this and this and this and this. So we will say 5 into 4 into 3 into 2. That is 120 words can be made, can be found. Next one, इसी क्वेश्चंस में मैं थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आऊंगा और एक नया टाइप का थोड़ा क्वेश्चन बनेगा। आपने, मैं मानता हूँ इन सब चीजों की, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन जस्ट सिलेबस में है तो उन सारी चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। ओके, अगेन 4 डिजिट्स का मुझे फॉर्म करना है, तो मैं 4 डिजिट्स यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी देयर आउट ऑफ दीज गिवन नंबर्स? कितने नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं?
4 डिजिट्स का बोला गया है, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, देन देयर विल बी 3 डिजिट्स नंबर, सो 0 कैन नॉट बी देयर। 0 यहाँ पे नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, देन वी विल से सर यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 ऑप्शंस बच गए। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं। आउट ऑफ 6 नंबर्स 1 number is already filled up here, so out of 6 5 numbers can be there, so 5 4 and 3, 5 4 and 3। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सब में मैंने ये चीज कंसीडर किया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, ये चीज मेंशन मैंने करना भूल दिया, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आपको सेम डिजिट को बार बार यूज नहीं करना है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या करना है, वो हम लोग फिर से देखेंगे अलग क्वेश्चंस में। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाएंगे तो डिफरेंट चीजें होंगी यहाँ पर। सो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स निकल कर आएंगे, 5 into 5 into 4 into 3 हो जाएंगे। सो दिस विल बी 300। ये क्लियर हुआ? यस। अब मैं लेट्स से कि मैं रिपीटेशंस को अलाउड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं रिपीटेशंस को अलाउड कर देता हूँ। हाउ मेनी 4 digits numbers can be formed using the digit 1 2 3 4 5। मुझे सिर्फ इतने ही देखना है, और यहाँ पर जो है वो रिपीटेशंस अलाउड है, मतलब सेम ही आप यूज कर सकते हो। इन जनरल अगर कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो आप रिपीटेशन को अलाउड करोगे। इफ नथिंग इज मेंशन देन रिपीटेशन अलाउड करोगे। बिकॉज अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो ये एक नंबर है, 1 1 1 1 ये नंबर है, 1 1 2 2 ये भी एक नंबर है। तो जब कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो हम रिपीटेशन को अलाउड करेंगे। अगर ये मेंशन कर रखा होगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हम लोग इस वाले फंडामेंटल को यूज करेंगे। और ऐसे रिपीटेशन नॉट अलाउड का प्रॉब्लम इन जनरल वर्ड्स के साथ होता है, लेटर्स के साथ रिपीटेशंस अलाउड हो जाते हैं। सो हाउ मेनी 4 digits numbers can be formed using the digits of 1 2 3 4 5। सो 4 digits मैंने बना लिए यहाँ पर। out of these 5 numbers any numbers can be there 5। now repetitions are allowed, so जो मैंने यहाँ पर पुट किया है वही नंबर यहाँ पे भी हो सकता है। so 5 ways are also there, 5 is also there, 5 is also there। so in this case we will say 5 into 5 into 5 into 5, that will give the answer 5 raised to 4। now सेकेंड वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग रिपीटेशंस कर लेते हैं। लेट्स से नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड मुझे इससे 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए। ओके, फर्स्ट वाले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। सो देयर आर टोटल 5 वेज। आउट ऑफ दैट एज रिपीटेशंस इज अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड किया गया है। रिपीटेशन इज अलाउड, तो मैं बोलूंगा कि इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। सो देयर आर 6 वेज, again 6 ways, again 6 ways। so in this condition we will say 5 into 6 to the power 3 is the answer। clear? now कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके ऊपर। so write down the question, how many numbers are there greater than 1000 and less than 10,000।
हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 10,000। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो नंबर बन रहे हैं वो कितने डिजिट के नंबर्स हैं। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर। तो अभी सी बात है, देयर विल बी 4 डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लेता हूँ। देयर आर 4 बॉक्सेस। ओके, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 1000, सो जीरो कैन नॉट बी देयर। 1 हो सकता है, ओके 1 हो सकता है। तो हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इनमें से जीरो के अलावा कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन 1000 बोला है। सो 1 भी पुट हो सकता है, हम मना नहीं करेंगे। ओके, जैसे 1001 तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। सो वी विल से कि सर यहाँ पर हमें लिखना चाहिए टोटल 9 वेज। रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि हमें ग्रेटर देन लेस देन बोला गया है, तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स होंगे जहां पर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, फिर रिपीटेशन इज अलाउड। सो 0 से 9 के बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो। देयर विल बी 10, देयर विल बी ऑल्सो 10, देयर विल बी ऑल्सो 10। तो अब ये 10 आ गया। लेकिन आप ये चीज सोचने के लिए सोचिए कि सर यहाँ जो नंबर्स लिए गए हैं, मुझे बोला गया है ग्रेटर देन 1000, इट मीन मुझे 1000 कंसिडर नहीं करना है। 1000 कंसिडर नहीं करना है। तो 1000 कंसिडर नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9 इंटू 10⁻³ माइनस एक नंबर जो 1000 है, मुझे वो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? ये ग्रेटर देन 1000 है, इसलिए 1000 वाला जो नंबर है उसको हम लोग ओमिट करेंगे, सिर्फ वही ओमिट करना है। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 इंटू 10⁻³ माइनस 1, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 digits numbers can be formed? How many 4 digits even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5? 1 2 3 4 5 का यूज करके 4 डिजिट्स वाले इवन नंबर मुझे बनाने हैं। कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा? जब लास्ट में क्या होने चाहिए सर? 0 2 4 6 8। इवन नंबर होने के लिए लास्ट डिजिट हमें देखना होता है, और ये जो लास्ट डिजिट होते हैं वो मुझे क्या रखना होता है? आइदर मैं 0 रख लूं, या फिर 2 रख लूं, 4 6 या फिर 8 रख लूं। आउट ऑफ दीज नंबर्स ओनली विच नंबर्स आर अवेलेबल? 2 एंड 4। सो लास्ट डिजिट हमें फुल करने के टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 नंबर्स हो सकते हैं, आइदर 2 हो सकता है और आइदर 4 हो सकता है। सो देयर आर टोटल 2 वेज, यहाँ पे फिलिप करने के लिए 2 वेज है। रिपीटेशंस अलाउड हो जाएंगे, रिपीटेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं इनमें से। अब इनमें से कितने टोटल नंबर है? देयर आर टोटल 5 नंबर। सो एनी ऑफ दिस नंबर्स कैन बी फिल्ड अप हियर, हियर एंड हियर। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 2 into 5 क्यूब। क्लियर हुआ? बोलिए। यस। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट्स, एक बार लास्ट केस बता दूं। ओके, लास्ट वाले केस में बोला गया कि जो लास्ट डिजिट इवन नंबर मुझे निकालने, 4 डिजिट वाले इवन नंबर निकालने। तो इवन नंबर तभी होगा जब लास्ट डिजिट जो होंगे वो 0 2 4 6 और 8 में से कुछ होंगे। उसमें से मेरे पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो आइदर 2 है या फिर 4 है। तो ये लास्ट डिजिट को फिल करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं। सो 2 मैंने वेज यहाँ पर लिखा।
अब यहाँ पर आउट ऑफ दिस 5 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो 1 2 3 4 5 में से मैं कोई भी एक ले लूं। 5 अगेन यहाँ पे 5, अगेन यहाँ पे 5, सो 2 इंटू 5 क्यूब हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अगर रिपीटेशंस अलाउड नहीं है तो क्या करना है? ओके अगर रिपीटेशंस अलाउड नहीं है तो हमारे लिए डिफरेंट तरीके चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास कि 2 या फिर 4 के केसेस बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि लेट से हम यहाँ पर पहले 2 को फिक्स कर ले रहे हैं, है ना। 2 को फिक्स कर रहे हैं। अब रिपीटेशंस अलाउड नहीं, मैंने 2 को यहाँ पर पुट कर लिया है, तो अब हमारे पास जो बच रहे हैं 1 3 4 एंड 5 में से ही समथिंग बच रहा है। सो 1 3 4 5 इट मीन्स यहाँ पर टोटल 4 है। ये यहाँ पर मैंने 2 को फिक्स किया तो ये 1 वेज है। अब 2 फिक्स हो चुका है, एक लेटर यहाँ पे भी फिक्स हो चुका है, तो 2 लेटर फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर 3 लिखूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे? दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे 4 को फिक्स कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 को फिक्स किया तो 1 वेज हो गई। यहाँ पर मैं 4 वेज लिखूंगा, यहाँ पर 3 वेज लिखूंगा, यहाँ पे 2 वेज लिखूंगा। और की बात है आइदर 2 और आइदर 4, तो प्लस करेंगे। अब इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एंड 4 दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा। तो जब भी हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो ये डिक्रीज करता हुआ जाता है, और जब रिपीटेशन अलाउड होते हैं तो सेम नंबर फॉलो करते हैं। क्लियर हो गए? यस। अब हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, और सर्कुलर अरेंजमेंट में भी हम लोग सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि अगर किसी राउंड टेबल के अराउंड हम n पर्सन्स की सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, n पर्सन्स की सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, then how many such arrangements will be there? Let's say there are n seats, n पर्सन को यहाँ पर अरेंज करना है, देन कितने वेज ऐसे होंगे? तो इसके लिए जैसे लीनियर में और इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें ना हमें इस पोजीशन पे, अगर आपके पास लेट से 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे यहाँ पर समथिंग फ्लिप करना है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 4, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से कोई एक प्लेस पे मुझे जाना है, और मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ या फिर लास्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ, और एक एक करके डिक्रीज करते चला जाऊँ। यहाँ पर कहाँ पे स्टार्ट करना है ये हमें पता चलेगा क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपने मन से किसी एक प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा। आउट ऑफ n पर्सन, लेट से मैंने एक पर्सन को यहाँ पे फिक्स कर लिया, एक पर्सन को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, एक पर्सन को यहाँ पर फिक्स किया, इट मीन देयर आर टोटल 1 वेज फॉर दिस वन। जैसे ही मैंने इसको फिक्स किया, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे n-1 होंगे, यहाँ पर n-2 होंगे, यहाँ पे n-3 होंगे, और ऐसे ही रिड्यूस करते करते फिर से यहाँ पे 1 आ जाएंगे, क्योंकि दो टोटल n सीट्स है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि 1 से मल्टीपल होते हुए n-1 तक जा रहा है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट के केस में n-1 फैक्टोरियल का केस बनता है। So write down this one. Number of circular arrangement of n people. Number of circular arrangement of n people taken all at a time. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट उसमें से n में से मैंने 5 ले लिया, 4 ले लिया, ऐसा नहीं बोल रहा। मैंने बोला कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n पीपल टेकन ऑल एट ए टाइम, मैं सभी को लेना चाह रहा हूँ। तो ऐसे बनेंगे हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। ओके अब यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि मैं अगर कुछ आपसे बोल दूं कि लेट से देयर आर टोटल 5 पीपल that has to be arranged around a round table, एक राउंड टेबल के अराउंड इन 5 पीपल्स को अरेंज करने के लिए दिया जा रहा है। सो हाउ मेनी अरेंजमेंट विल बी देयर? सो दैट विल बी 5-1 factorial, that is equal to 4 factorial, 24 ways will be there. क्लियर हुआ है?
ये सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n पीपल, इट मींस ये सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं नेकलेस की, नेकलेस ऑफ बीड्स। नेकलेस ऑफ बीड्स की अगर मैं बात करूं, लेट से हमारे पास n बीड्स हैं और वो सबके सब डिफरेंट हैं। एन पीपल तो ऑलवेज डिफरेंट होंगे क्योंकि वो पीपल हैं। यहाँ पर बीट्स हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो बीट्स सेम है या डिफरेंट है। तो मैंने बोला एन बीट्स हैं और वो सबके सब डिफरेंट डिफरेंट बीट्स हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट बीट्स। ओके, इन डिफरेंट बीट्स को यूज करके मुझे नेकलेस को फॉर्म करना है, ऑल यूज करना है, यूजिंग नेकलेस यूजिंग all bits. Can you let me know what will be the answer? सेम एज पर्सन नहीं, सेम एज पर्सन नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जब मैं दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करके बता रहा कि जब इसका मैं मिरर इमेज ले लूंगा, नेकलेस आप इस साइड से पहन लीजिए, मोतियों की माला है, या फिर आप उसको जस्ट रिवर्स करके पहन लीजिए, मोतियों की माला है, अगर वो बीड्स का वो पूरा नेकलेस है, तो आपको कोई भी डिफरेंट नहीं दिखेगा। इट मीन्स मिरर इमेज बन रहे हैं एक दूसरे के। तो ये ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2 का है। अगर ये टोटल m दे रहा है तो ये जो देगा नेकलेस वाले कॉन्सेप्ट में m/2 देगा, क्योंकि मिरर इमेज के कारण सेम सेम वो देंगे। ओके, ये अगर m फैक्टोरियल है तो ये देंगे m-1 फैक्टोरियल, और ये दे देंगे आपको m-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। सो वी हैव टू राइट देयर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। रीजन इसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से इन दो को मैंने जस्ट रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद ये दोनों इस साइड में आ गए, ठीक है, एरो यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये दोनों सेम ही होंगे, ये दोनों सेम ही होंगे, तो दो दो के पेयर में हमेशा दिखेंगे मुझे। तो मैं बोलूंगा कि n-1 का जो फैक्टोरियल है उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करने का रीजन सेम होता है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, जिसको कि आप पहले सॉल्व करो, ट्राई करो। कॉन्सेप्ट तो हमने काफी लर्न कर लिया है और उसको यूज करने भी आना चाहिए। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ways the letters of the word stress can be arranged, can be arranged, ठीक है। ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 720, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 120। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways the letters of the word elephant
हमें इन्हीं को यूज करना है, इन्हीं के लेटर को यूज करना है, तो रिपीटेशंस की तो कोई बात ही नहीं होगी, है ना क्वेश्चन। इसमें इन्हीं के लेटर्स को यूज करना है तो हमें रिपीटेशंस की कोई बात ही नहीं करनी है। फिर इसमें एस 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 ये 3 लेटर हैं, टी आर ई 3 लेटर हैं, टोटल 6 लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स को यूज करके मुझे बनाने हैं। इन्हीं के लेटर को अरेंज करना है ना जस्ट, इसमें फिर रिपीटेशन कैसे आएगा? अगर आप रिपीट कर दोगे तो कोई एक लेटर कम हो जाएगा ना फिर। हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड एलिफेंट बी अरेंज्ड such that both e comes together, next question. How many 4 digits numbers are possible with the digits 0, 2, 4, 6, 8? First one, without repetition. Second one, with repetition. Next question. How many 4 digits numbers are possible with the digits 1, 2, 3, 4, 5 divisible by 5. Okay. इतने छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप पे प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। इस तरीके से परमुटेशन में एनपीआर यूज होता है। कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशंस में हम लोग एनसीआर की यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन, ओके। So let's say we are having n objects, and I want to choose out of these n objects, I want to choose r objects. r objects को मुझे चूज करना है। तो ऐसे जो r objects मैंने लिखा है ये अरेंज नहीं करना है, मुझे इसको चूज करना है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि मुझे इसको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो वेज होते हैं वो वेज का काउंट जो होता है वो एनसीआर होता है। अब थोड़ी देर समझने की कोशिश करना कि सर ये चूज और अरेंजमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं हमारे पास कोई वर्ड्स दिए हुए हैं, ध्यान से समझना इस चीज को जो डिटेल में मैं बोल रहा हूँ। लेट्स से ABCD दिया हुआ है, मुझे इसको अरेंज करना है। तो जब आप अरेंज करोगे तो आप इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले आप इसको चूज करोगे, चूज करने के बाद इसको प्लेस करोगे। मतलब बीच में आपके हैंड में आया है वो नंबर्स, वो लेटर्स आपके हैंड में आए एंड देन आफ्टर वो प्लेस हुए। पहले आपने इसको चूज करके अपने हैंड में लिया और उसको प्लेस करना स्टार्ट किया। अब जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन की बात करता हूँ तो सिलेक्शन में क्या है कि ABCD ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने जस्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का मतलब है अब मैं इसको कहीं पे प्लेस नहीं कर रहा हूँ, नो प्लेसमेंट। अब मैं इसको प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर रख नहीं रहा हूँ। जब ये इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा वेज होंगे। तो यहाँ पर जो NPR होता है जो ज्यादा होता है NCR से, ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाती है।
एनसीआर में हम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं। सो जब भी हम इंटरमीडिएट जैसे यहाँ पर हैंड में लिया, चूज किया एंड उसे प्लेस किया तो यहाँ पर एनपी आर आ रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहे हैं। अरेंजमेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा प्लेस करने का कुछ है ही नहीं, मैंने जस्ट चूज किया है, इसलिए मैं बोलूंगा कोई प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मैं एनसीआर को यूज कर रहा हूँ। लेट्स से आपके पास 10 balls हैं and I want to choose 3 balls from this one. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने। How many ways will be there? तो सिंपल है, we will say कि सर there will be 10C 3 ways, 10C 3 ways। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। यस, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे लेके चले जाते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग 7 रेड बॉल्स and 4 white balls. I want to choose 5 balls. I want to choose 5 balls such that 2 red balls are there and 3 white balls are there. What will be the answer? So देखो इसको टैकल कैसे करना है। हमारे पास टोटल 7 balls, 7 out of 7 how many we are selecting? We are selecting 2 red balls, so we will write 7C2। जैसे यहाँ पर लिखा है एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशंस। ओके, 3 व्हाइट बॉल को चूज करना है। टोटल व्हाइट बॉल कितने हैं? 4, सो वी विल राइट 4C3 क्योंकि 3 हमने सेलेक्ट करना है। सो 4 में से 3 सेलेक्ट किया एंड 7 में से 2 सेलेक्ट किए, ये हो गए। प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो हम लोग टोटल बॉल का काउंट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम उसमें से 5 ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि 11C5 ये सैंपल स्पेस बनाता है जो हम प्रोबेबिलिटी में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि हमारे फेवरेबल कंडीशंस कितने हैं। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको फेवर करने वाला कंडीशंस कितने हैं। ओके, नाउ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि लेट्स से देयर आर 7 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। मैंने आपसे बोला कि मुझे 5 बॉल्स को सिलेक्ट करने हैं सच दैट देयर आर एटलीस्ट 1 रेड बॉल, एटलीस्ट 1 रेड बॉल। अगर एटलीस्ट 1 रेड बॉल की बात हो रही है तो हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस बन जाएंगे। आउट ऑफ 7 मैंने 1 रेड लिया है क्योंकि एटलीस्ट 1 रेड तो लेना ही है, तो मुझे 5 बॉल्स को बनाने के लिए मुझे 4 के 4 व्हाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर मुझे 2 रेड को सिलेक्ट करूं तो मुझे इसके साथ साथ मुझे और भी 3 व्हाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 5 होंगे। 3 रेड लेते हैं तो सर 3 रेड लेने के बाद मुझे यहाँ पर 2 व्हाइट करना पड़ेगा एंड 4 रेड लेते हैं तो 4 रेड लेने के बाद मुझे यहाँ पर 1 व्हाइट लेने पड़ेंगे। सर मैं 5 रेड ले सकता हूँ क्या? ले सकते हैं, आपके लिए 0 व्हाइट होंगे, एक भी नहीं। हमसे पूछा गया एटलीस्ट 1 रेड बॉल, व्हाइट कितने हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सो मैं कुछ ऐसा कंडीशन डाल सकता हूँ। हमने बोला दिस, आइदर दिस, आइदर दिस, आइदर दिस और आइदर दिस, तो सब में मैं प्लस लगाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए वेज तो कैलकुलेट करूंगा। 1 red ball out of 7, so we will write 7C1 multiple with 4 white ball out of 4, so we will write 4C4. Again similarly 7C2 into 4C3, 7C3 into 4C2, 7C4 into 4C1, 7C5 into 4C0। और ये जो क्वांटिटी निकल कर आ रही इन सारी क्वांटिटी को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा फेवरेबल कंडीशंस का आंसर मिल जाएगा ऐड करने के बाद, क्योंकि सभी और हैं, दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। क्लियर हुआ? यस, इसी में थोड़ा सा मुझे अलर्ट कब रहना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लेट्स से देयर आर 7 रेड बॉल, okay, and there are only 3 white ball, there are only 3 white ball, they are asking to select 5 balls। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, हमारे लिए कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। हमसे बोला गया है एटलीस्ट
1 रेड बॉल होना चाहिए। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, अगर मैं 1 रेड बॉल रखता हूं तो व्हाइट कितने रखने पड़ेंगे? सर टोटल व्हाइट 3 ही है, मैंने 3 को व्हाइट रखा, क्या टोटल 5 बॉल्स हो रहे हैं क्या? नहीं, तो ये तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे टोटल बॉल का काउंट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 तो बन ही नहीं रहा, इट मीन्स मुझे 2 रेड बॉल लेने पड़ेंगे, 3 व्हाइट लेने पड़ेंगे। एक कंडीशन ये बन रहा है, या फिर मैं बोलूंगा 3 रेड होना चाहिए, 2 व्हाइट होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि 4 रेड हो जाए और 1 व्हाइट हो जाए, या फिर मैं बोल दूं कि 5 के 5 रेड हैं, एक भी व्हाइट नहीं है। ये 4 केसेस बन रहे होंगे, दिस और दिस और दिस और दिस, ये सब कंडीशंस बन रहे होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? यस, सो यहाँ पर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हाउएवर इसके जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने कवर किया है। और आपको ये बॉल्स वाले क्वेश्चन देखकर पता चल गया होगा कि बॉल्स वाले क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी में आते हैं, ये तो जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमें फेवरेबल इवेंट निकालने का ये एक तरीका हो गया है। सो प्रोबेबिलिटी हम लोग कल स्टार्ट कर लेते हैं 9 to 11 PM। इसके और भी क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारे तरीके इसमें डिस्कस कर लिए, जो भी क्वेश्चन इनमें से कुछ सॉल्व नहीं होता है तो आप पूछ लेना। हाउएवर मैं इतना मानकर चलता हूँ कि ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास 10th से स्टूडेंट ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और 10th में CBSE में होता है, इसलिए इन टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो स्टूडेंट खुद से ही कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, सो कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, थोड़ा और भी लेवल बढ़ाकर देखेंगे। सो मिलते हैं हम लोग कल फिर। नो हाँ बोलिए। सर, एक वो पूछना था, वो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक की क्वेश्चन बता सकते हो सर एक बार? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक देखो, बहुत तरीके का होता है, जैसे कि कॉर्ड्स वगैरह, हैंडशेक वाला सब, ये सब प्रोबेबिलिटी के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉर्ड्स भी मैंने छोड़ रखा है, हैंडशेक भी छोड़ रखा है अभी, जस्ट कि आज ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, पहले इसको एक बार ग्रेस्प कर लो। अब जैसे कॉर्ड की मैं बात कर लूँ, ठीक है, अब आपके पास कॉर्ड बन रहा है, तो कॉर्ड को बनाने के लिए कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। दो दो तो दो हैंडशेक करने के लिए कितने आपको हैंड चाहिए? दो 2 हैंड चाहिए। अब कितने पीपल हैं उसके ऊपर मैटर रखेगा ना कि वो हैंड से कितना हो रहा है। जस्ट कॉर्ड वाला और इस हैंड से आप ले लो, लेट्स से कि यहाँ पर n पॉइंट्स हैं, देयर आर n पॉइंट्स, ओके, और n पॉइंट्स अगर हैं, आपको कॉर्ड्स बनाने हैं, तो कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं? एन कॉर्ड बनेगी तो n कॉर्ड कैसे बनेंगे? मैं n में से, इन n में से कोई 2 पॉइंट को चूज कर लूं और उनसे यस कॉर्ड बन जाएगा। देख लो, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लूं और उससे कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड का मतलब क्या है? किसी भी सर्कल पे आपको कोई भी 2 पॉइंट मिला है और उसको तो कनेक्ट कर NC2 है मतलब। C2। अब मैं अगर हैंड से की मैं बात करूं, लेट्स से देयर आर n पर्संस, देयर आर n पर्संस। अब सोचो, अब ये चीज मत यहाँ पर कंसीडर करना कि सर मैं लेफ्ट से हैंड मिला रहा हूँ या राइट से हैंड मिला रहा हूँ। ठीक है, तो आगे से ध्यान में आ गया। कॉर्ड वाले भी चलो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हाउएवर मैं सोचा था प्रोबेबिलिटी में लेकर चलूंगा इसको, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। और कुछ है? अच्छा, कल का नोट्स नहीं भेजा है, ठीक है, भेजता हूँ अभी। कल का कौन सा टॉपिक कवर किया था? फूरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज का नोट्स आई थिंक जो उसके ऊपर मैंने लिखा है वो शायद इरेज हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो सेव किया होगा मैंने तो मैं वो सेंड कर लेता हूँ, इल्स जो है वो तो कम से कम शेयर कर लें। ठीक है, यस सर, चले। ओके, थैंक यू।